देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं सेक्शन सी। ठीक है। और जो सेक्शन सी है वो हमारा टर्म सेकंड का, जो मैथ्स का मैं आपको प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूँ। ठीक है। तो उसी का रहने वाला है। ओके। तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। मतलब आपको एक वृत्त बनाना है। ठीक है। और वो 6 सेंटीमीटर का आपको बनाना है, और उसकी जो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को 80 डिग्री पर स्पर्श करनी चाहिए। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन का है। तो आप अपनी बुक में अगर देखेंगे 11.2 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, उसी के जैसा एक क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद वो सर्कल 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसमें आपको करना है कि एक ये स्पर्श रेखा है, एक ये स्पर्श रेखा है। दोनों की दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे को 80 डिग्री पर काटनी चाहिए। ठीक है। ये आपको प्रकार से बनाना पड़ेगा। मैं आपको पहले समझा रहा हूँ करना कैसे है। ये आपका केंद्र बिंदु है, ये आपकी स्पर्श रेखा टेंजेंट्स है। तो आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये 90 डिग्री का आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक चतुर्भुज बनता है, 1 2 3 4। जब चार एंगल होते हैं तो उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, है ना, चतुर्भुज कहते हैं जब चार कोण होते हैं। तो यहाँ पर आपको 80 डिग्री जो है ना, 80 डिग्री ये लाना है। तो आपको पहले से यहाँ पर जो है 100 डिग्री का बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप 100 डिग्री का बनाएंगे, 90 का बनाएंगे, 90 का बनाएंगे, तो अपने आप ये और ये जो प्रकार है ना, जो आप प्रकार से बनाएंगे, तो ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये स्पर्श रेखाएं, ये अपने आप एक दूसरे को 80 डिग्री पे काटेंगे। ठीक है। आप करेंगे कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप एक वृत्त बनाएंगे जो 6 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है। आप प्रकार की सहायता से बनाएंगे। सर्कल 6 सेंटीमीटर का आप बनाएंगे। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। आप खुद बनाएंगे। ओके। तो 6 सेंटीमीटर का आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है। ये आपका सेंटर आ गया। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस पॉइंट को सर्कल के किसी भी पॉइंट से मिला देना है। ठीक है। तो हमने इसे क्या करा, हमने इस पॉइंट को इससे मिला दिया। ठीक है। और इसको यहाँ पर जो मिला है ना, यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने का बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आप पहले 90 का बनाएंगे। ठीक है। ये 60 का होता है, ये 120 का होता है। और अगर हम 60 और 120 पे रखते हैं तो वो हमारा 90 का बन जाता है। ठीक है। तो ये हमारा 90 का आ गया। अब आपको मैंने क्या बताया कि इस क्वेश्चन के अंदर ना आपसे बोला गया 80 डिग्री का। यहाँ पर जो यहाँ एक लाइन और बनेगी, वो 80 डिग्री की होगी। मतलब ये जो एंगल बनेगा 80 डिग्री का होगा। तो जो यहाँ पर 100 का है वो तो प्रकार से बनता नहीं है, तो आप यहाँ पर डी रखेंगे। आपको एग्जाम में डी भी लेके जाना है, यहाँ डी रखेंगे और डी से 100 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है। और जब आप डी का इस्तेमाल करेंगे तो आप जो 100 का बनाएंगे, तो आप यहाँ पर डी रख के ना 100 का एंगल बना देना। ठीक है। समझे। उसके बाद यहाँ पर आपको 90 का बनाना। सुन लो, सबसे पहले 90 बनाया, फिर यहाँ पर आपने 100 डिग्री का बना दिया। ठीक है। 100 डिग्री का वो डी से बनाना है। ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे 60 बोलते हैं, 120 का हम प्रकार से बना देते हैं, लेकिन अगर 100 का, 110 का इस तरीके से आ रहा है तो हम डी से बनाएंगे। और इस तरीके से फिर यहाँ पर हम रखेंगे। ये हमारा हो गया 60 का, ये हमारा हो गया 120 का, इन दोनों के बीच में क्या होगा 90 का। तो अब हम इसको मिला देंगे। इस पॉइंट से मिलाना है आपको। ठीक है। तो जब इसको मिला देंगे तो ये अपने आप 80 डिग्री का आएगा। ठीक है। समझ में आ गई। ये मैंने आइडिया देने के लिए आपको समझा दिया कि कैसे बनाना है। एक बार दोबारा से समझ लो। ठीक है। कि सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है। ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे डाल लेंगे, ये रेडियस हो गई, इस पर 90 डिग्री का बना देंगे। ये पहली बार 60 का, फिर 120 का, तो दोनों को मिला के 90 का बन जाएगा। ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर आप 100 डिग्री का बना लेंगे, डी से बना लेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ 90 का बना लेंगे, ठीक है। 90 का बनाने के बाद ये जहाँ काटेगा ये आपका 80 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसने बोला था कि इंक्लाइन जो 80 पे करता है, समझ में आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। और आप इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख देंगे, अपनी लैंग्वेज में बना बना के लिख देंगे जो जो आपने करा होगा, ठीक है। तो अब उसके बाद ट्वेल्थ में बोल रहा है कि एक मीनार के शीर्ष से, मतलब यहाँ पर हमें एक टावर दे रखा है, क्या दे रखा है, एक टावर, ठीक है। और मीनार के पाद से सीधी रेखा से खड़ी दो कारों के अवनमन कोण इतने इतने हैं। मतलब पता है वो क्या कह रहा है कि एक हमें यहाँ पर बिल्डिंग दे रखी है, समझ आ रही है, हमें क्या दे रखी है, एक बिल्डिंग दे रखी है। और यहाँ से कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, तो वो क्या कर रहा है, दो कारों को देख रहा है। एक 30 डिग्री का एंगल बनाती है और एक 45 डिग्री का एंगल बनाती है। क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, मीनार के शीर्ष से, मीनार के शीर्ष से, मीनार के पाद से, मीनार का पाद ये है, से सीधी रेखा बन रही है। इंग्लिश में देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर, टावर दे रखा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखना, दो कार है और सेम स्ट्रेट लाइन है ये भी, बेस जो टावर है, टावर के बेस से सीधा ये जा रही है, ठीक है। ये कह रहे हैं एट द इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। आपको पता है ये 30 का होगा और ये 45 डिग्री का होगा, क्योंकि जितना दूर होगा उतना एंगल छोटा होता है, जितना पास होता है उतना एंगल में बड़ा होता है। अब वो कह रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई निकालो, ये आपको हाइट पता लगानी, ये हाइट पता लगानी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये हमें हाइट पता लगानी है। समझ में आगे क्या बोल रहा है कि यदि कारें मीनार के एक तरफ एक दूसरे से 83 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है, ये कार है ना, सी और डी यहाँ पर कार है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 83 है, हमें ये दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपको इसकी हाइट निकाली, इंग्लिश में भी लिखा है कि 83 मीटर अपार्ट, ठीक है, दो कार जो अपार्ट है एक दूसरे से, तो आपको ये हाइट निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, ठीक है। दोबारा सुन लो, ये जो टावर है ना, इसके टॉप से हम दो कारों को देख रहे हैं, एक 30 का एक 45 डिग्री का एंगल बनता है। और मुझे कैसे पता, ऊपर से देख रहा हूँ, तो यहाँ पर वर्ड लिखा है अवनमन। जब ऊपर से नीचे देखते हैं अवनमन बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है, ये लिखा। और जब भी ऐसा बनाना होता है तो हमें डॉट डाल के दिखाना पड़ता है, अगर ये नहीं दिखाएंगे तो नंबर कट जाएंगे। अगर ये 45 डिग्री का है, पहले छोटा वाला ले लो, ये 30 का है तो ये लाइन जा रही है ऐसे, तो ये 30 का होगा, जेड बन रहा है। और ये 45 का है तो ये लाइन बन रही है, तो ये 45 का है। पहले छोटा वाला बनाना फिर बड़ा वाला बनाना, कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। जबकि ये पहले बनते हैं बाद में बनते हैं, मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया कि आप एग्जाम में सही करके आओ, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर निकालना, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो हमें यहाँ पे ऐसे लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब फटाफट देखो, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लिया, एबीसी, एबीसी ले लिया, तो tan, देखो इन दोनों के बीच में कौन सा फॉर्मूला होता है, इसको हमने x मान लिया, इन दोनों के बीच में tan का फॉर्मूला होता है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है p अपॉन में b, p और b होता है ना, मैंने आपको बताया था जी, पहले क्वेश्चन आया था। तो tan थीटा कितना है 45, p कितना दे रखा है आपका h, b आपका दे रखा है x, ठीक है। तो 40 की वैल्यू होती है 1, तो x इधर चला गया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल, हिंदी में लिखोगे त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। और कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी डी, tan कौन सा है 30 डिग्री, पहले थीटा लगा लो, तो हमने पी अपन बी लिख लिया, tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री, पी कितना दे रखा है हमें, पी ए बी, ठीक है। और बी क्या है पूरा बी डी। देखो हमें वही ट्रायंगल लेने पड़ते हैं इसमें 90 हो, तो एक ट्रायंगल ये लिया, एक ट्रायंगल पूरा लिया, क्या ये ट्रायंगल ले सकते थे हम, नहीं, क्योंकि इसमें 90 नहीं है, ठीक है। अब 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, इजिकल टू में ए बी कितना दे रखा है हमें h, आप देख सकते हैं।
और बी डी हमारा कितना है 83 प्लस एक्स। ठीक है, अब आप कहेंगे सर मैं एक्स की वैल्यू तो पता लग गई एच है, बाद में लिखेंगे, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये सेकंड आ गया। अब देखो एक्स एच के बराबर है, एच एक्स के बराबर है, तो हम किसी की जगह भी कुछ लिख सकते हैं। तो हमने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख दिया, समीकरण एक और दो से लिख दिया। ठीक है, समीकरण एक और दो से जो हम सॉल्व करते हैं, समीकरण एक और दो से हिंदी में क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, और हिंदी में तो लिख दिया, इंग्लिश में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो 83 प्लस एक्स की जगह एच आ जाएगा, प्लस का एच माइनस का हो गया, एच कॉमन ले लिया, 83 माइनस 1, ये अपॉन में चला गया। उसके बाद आप जो है इतना छोड़ना चाहे इतना छोड़ सकते हैं, रेशनलाइज करना चाहे तो आप रेशनलाइज कर दें। पहले मैंने इसको इधर कर दिया, चेंज कर दिया, इक्वल चल रहा है तो इस तरीके से आप लिख देना, बना देना। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन चल रहे होते ना, तो आप इस तरीके से यहाँ पे ऐसे कर देना। ठीक है, और भी लिख सकते हैं या भी लिख सकते हैं। अब इसका रेशनलाइज कर दें, और अगर हर का परिमेयकरण में जैसे दिक्कत आ रही है तो आप उतना ही छोड़ देना, नहीं तो अगर गलत होगा तो नंबर कट जाएंगे मिलने की जगह। ठीक है, हाँ, अगर आंसर शीट में इतना ही लिखा हुआ है और आपने आगे करा तो आगे चेक नहीं होगा। ए माइनस बी प्लस बी हमेशा पहले पहले का स्क्वायर लग जाएगा और दूसरे दूसरे का स्क्वायर लग जाएगा। ये रूट से कट गया, 3 बचा, 1 बचा, 3 में से 1 गया, 2 आ गए, इसे इतना ही छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि ये कट ही नहीं रहा। ठीक है, मीटर आ गया, लास्ट में आप वही लाइन लिख देंगे। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू कितना आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद हम आगे करते हैं क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें और में है, अगर आप ऊपर वाला नहीं कर रहे तो नीचे वाला आप करिए। कह रहा है 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखो अगर आप इसकी लैंग्वेज समझ गए ना तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। अगर 60 मीटर जो है ना वो हाइट है किसकी, यहाँ पर भवन अंदर बिल्डिंग की दे रखी है। ठीक है, किसकी दे रखी है, बिल्डिंग की दे रखी है। यहाँ पे भी इन्होंने टावर लिख दिया इंग्लिश में। ठीक है, और भवन को बिल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, ओके, चलो कोई बात नहीं, इन्होंने टावर लिखा है तो आप कोई बात नहीं, इंग्लिश में मतलब पैटर्न आपको आना चाहिए बनाने के लिए, क्योंकि वो कोई मैटर नहीं रखता क्या बोला है क्या नहीं। तो देखो पहले हिंदी में सुन लो, 60 मीटर ऊंचा भवन दे रखा है, ये एक भवन है, एक बिल्डिंग है, वो 60 मीटर है। ये कह रहा है इसके शिखर, मतलब इसका जो टॉप है ना, टॉप टॉप से एक प्रकाश स्तंभ के शिखर पर देख रहे हैं। यानी कि देखो अगर हम इसके टॉप से भी किसी की टॉप की चीज को देख रहे हैं तो यानी कि जो दूसरी चीज है वो इससे ऊंची है, तो उसको बड़ा बनाना पड़ेगा। यानी कि हमें ये क्वेश्चन पढ़ के पता लगाना पड़ रहा है कि जो प्रकाश स्तंभ है ना, ये बिल्डिंग से बड़ा है, क्योंकि इसके टॉप से हम इसके टॉप को देख रहे हैं। समझ में आ रही है, इसके हम शिखर से लिख रहे हैं, इसके शिखर से हम प्रकाश स्तंभ के शिखर को देख रहे हैं। तो यानी कि अगर हम किसी चीज के ऊपर खड़े होकर भी उसके शिखर को देख रहे हैं तो ऊपर ही होगा ना। ठीक है, शिखर तथा, अब आगे सुनो, तो इनने लाइन डाल दी। आप कहोगे सर एक बात मैं आपसे पूछूं कि सर आप कह रहे हैं कि इसके शिखर पर हम खड़े हुए हैं तो हम किसी दूसरे के शिखर को देख रहे हैं, तो सर वो शिखर नीचे भी तो हो सकता है। बेटा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कौन सा बोला, एलिवेशन। क्या बोला यहाँ पर, एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या होता है, उन्नयन, नीचे से ऊपर देखना। क्लियर हो गया, एक बार दोबारा सुनोगे क्लियर हो जाएगा। एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखना, नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो यानी कि लाइट हाउस बड़ा ही है। ठीक है, तुमने लाइन डाल दी, कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का बनाते, ये लिखा हुआ, क्योंकि हमने पहली चीज को पढ़ा तो पहली चीज देखी। फिर कह रहा अवनमन, पाद, मतलब अब उसी लाइट हाउस के पाद यानी कि ये बॉटम, इसको देख रहे हैं तो नीचे की ओर देख रहे हैं, तो नीचे की ओर देख रहे हैं, तो ये कह रहा है वो 60 का बनता है, तो ये हमारा 60 डिग्री का बनता है, तो ये जेड बनता है, तो ये 60 का होगा।
समझ में आ गई? मैंने बहुत आराम से समझाने की कोशिश की आपको। अब वो कह रहा है कि ये पूरी हाइट निकालो, इसकी ऊंचाई निकालो। तो ये हमें पूरी ऊंचाई को हमने h मान लिया। ये हमने a, ये लिखा b, ये लिखा c, ये लिखा d, ये लिखा e, ये हमने x है तो ये x मान लिया। आप देखो ये 60 है तो यहाँ से यहाँ तक ये 60 होगा, ठीक है। और ये कितना होगा, ये कितना होगा, आप खुद से, तो पूरा h है मतलब पूरा 100 रुपये है, ये 60 है तो ये कितना होगा, 100 माइनस 60 ही तो होगा। अब h तो पता नहीं 100 है 200 है, तो हमने h माइनस 60 लिख लिया। अब एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखना, टॉप ऑफ द टॉप एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द लाइट हाउस। देखो ये जो एलिवेशन लिखा है, कह रहा है टॉप, किसका टॉप की बात कर रहा है, लाइट हाउस की। किसके बॉटम की बात कर, किसके बॉटम की बात कर रहा है, लाइट हाउस की। कह रहा है कि ये कितना 30 और 60 का है, समझो ये कितने, ऊपर वाला 30 का है, नीचे वाला 60 का है। इस फ्रॉम लिखा ना, कहाँ से 60 और 30 का है, 60 मीटर हाई टावर से देखने पर, 60 मीटर का हाई टावर से देखने पर जो यहाँ पर लाइट हाउस है, इसका उन्नयन कोण मतलब एलिवेशन एंगल 30 है और डिप्रेशन एंगल 60 है। क्लियर हो गया? इस तरीके से ये बता रहा है और हमने फिगर पूरी बना दी। अब हमसे पूछा गया है कि इसकी हाइट निकालो, हमने इस तरीके से लिख दिया। तो हाइट ऑफ लाइट हाउस, एच बराबर क्वेश्चन मार्क, और यहां लिख देंगे लाइट हाउस की ऊंचाई, ठीक है, हिंदी में। अब फटाफट कौन से दो ट्रायंगल लेंगे, हमें देखना होता है कि दो ट्रायंगल कौन से लें। तो एक ट्रायंगल ये ले लेंगे, छोटे वाला ए बी डी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये और ये चीज लेंगे। जब दो वाले आते हैं तो 90% उनमें tan का लगता है, तो इन दोनों को लेंगे हम। तो tan थीटा पी अपन में बी ले रहे हैं। tan थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे हम, यहाँ पे कितना 30 डिग्री, ठीक है। पी कितना दे रखा है, h माइनस 60, बी कितना दे रखा है हमें, x। 30 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में √3, h माइनस 60 अपॉन x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे गुणा करो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये x बराबर ये आ गया। अब इसको फर्स्ट छोड़ दो। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि हमें दो ट्रायंगल लेने होते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल ये वाला ले लेंगे, एक ये लिया, हम ये भी ले सकते हैं, ठीक है, पर हम ये लेंगे, नीचे नीचे वाला लेते हैं ना, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, डी। अब बच्चों मैंने इसका भी नाम डी दे दिया, इसका नाम ई लिख देते हैं, ठीक है। तो डी ई सी, तो tan कितने का है, 60, ठीक है। मैं सीधा कर रहा हूँ, 60 का कौन सा लगेगा, पी अपॉन में बी, तो डी ई बटे में ई सी, 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3, डी ई कितना है 60, ई सी कितना है x, ठीक है। तो उसके बाद x की मल्टीप्लाई √3 में कर दो, इक्वल टू 60। ये इधर चला गया, ये मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो x कितने का आ गया, 60 अपॉन में √3 आ गया, ठीक है। अब आप इसका चाहे तो रेशनलाइज कर दो, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने ये वैल्यू इस पर पुट कर दी, फर्स्ट वाले में, ये सेकंड मान लिया, क्योंकि हमसे h पूछा था ना, तो हम h ही निकाल रहे हैं, x हम पूरा से निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख देना समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो जहां x है ना, वहां पे आप 60 अपॉन में √3 लिख देंगे। तो जहां x है वहां पे आपने 60 अपॉन में √3 लिख दिया, और √3 की जगह √3, h की जगह आपका h, 60 की जगह 60 आ जाएगा। अब देखो इस √3 को इधर ले आओ, √3 को जब इधर मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये 2 हो जाएंगे भाई, इसको इधर लाएंगे तो दोनों हो जाएंगे, इसके नीचे 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो √3 √3 1 3, हर रकम में 2 रूट होते हैं,
जैसे 2 लिखा है ना, तो √2 मल्टीप्लाई √2, तो 1 2 बन जाएगा, √3 1 3 बन गया। ठीक है, 3 किस में गुना करो, 3h, 3 6 18 180। ठीक है, माइनस का 180 जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, तो 240 आएगा, 3 बटे में चला गया, तो 3 अट्ठे 14, 80 आ गया। ठीक है, तो ये इक्वल चल रहा है, तो मैंने आपको बताया था इस तरीके से आप लिखते। तो आपका जो आंसर है, ठीक है, वो कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको अच्छे से। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, कहीं हमसे कुछ और पूछा हो फिर भी देख लेते हैं। हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ये तो हमने निकाल दी। यहाँ पे ये भी बोला था दोनों के बीच की लाइट हाउस और टावर के बीच की दूरी भी पता लगानी है। ठीक है, तो हमने ये निकाल ली थी 60/√3। ठीक है, तो आप दोनों लिख दो, क्योंकि अब आप इसको रेशलेस करना चाहते तो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैं एक लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, दूसरा मैं बोल दूंगा। ठीक है, तो प्रकाश स्तंभ तथा भवन के बीच की दूरी, तो देखो दोनों के बीच की दूरी को मैंने क्या माना था, ये x था ना, तो कितना आ गया हमारा 60/√3 आ गया। क्वेश्चन में बोला नहीं लिखने के लिए, तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका रेशनलाइज कर दो आप, अगर आता है तो कर देना, नहीं तो फिर आप उतना ही लिख देना। ठीक है, देखो मैंने क्या करा, √3 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, तो 60√3, √3 3 में गया, 3 दूनी 6, तो ये 20√3 आ गया। ठीक है, अब उसके दूसरा में क्या, किसकी ऊंचाई निकाली थी, मीनार की। ठीक है, लाइट हाउस की। ठीक है, तो लाइट हाउस की, अभी मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, लाइट हाउस की ऊंचाई। ठीक है, तो वो कितनी आ गई हमारी, 80 मीटर आ गई। ठीक है, तो इंग्लिश में आप ये लिख देंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द टावर इज इक्वल टू 20√3, और द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज इक्वल टू, आपको कितना आ गया, 80 मीटर आ गया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारे जो है वो केस स्टडी है। ठीक है, तो केस स्टडी नाम की केस स्टडी होती है, लेकिन क्वेश्चन की तरह होता है। ठीक है, जो बेसिक वाले हैं, ठीक है, उनका बाकी थोड़ा सा जो है टफ आ जाता है, जो स्टैंडर्ड वाले होते हैं। ठीक है, तो अब देखो 13 क्वेश्चन है। यहाँ पर इसने बोला है कि एक विद्यालय में प्रत्येक महीने की 10 तारीख को 1500 रुपए की फीस जमा की जाती है। ठीक है, 11वें दिन अगर कोई बच्चा फीस लेकर आएगा तो उसको 105 रुपये देगा। देखो 11वें दिन लाएगा, अगर आप 11वें दिन लाओगे तो आपको 105 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। हर दिन के 105 रुपये दिन के हिसाब से आपको जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, तो रमा फरवरी 2020 में 10 तारीख को अपनी फीस नहीं दे रही है, नहीं दी। अब क्वेश्चन ये केस स्टडी में दे दिया आपको। अब पूछा है कि रमा ने फरवरी के महीने में कुल इतने रुपए जमा करे, तो रमा ने फरवरी की किस तारीख को फीस भरी होगी। ठीक है, किस तारीख को फीस भरी होगी। देखो अब एक बात सुनो मेरी बात, अगर आप 11 तारीख को फीस भर रहे हैं, तो 11वें दिन आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए होंगे ना। अगर 12 तारीख को भरे तो 12वें दिन आपने पैसे भरे होंगे, और 11वें दिन के भी दिए होंगे। इस बात को भी आपको और क्लियर करूंगा। तो ये एपी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो केस बेस में आएगा तो वो उसमें नहीं आएंगे, क्वेश्चन में कम ही आएंगे। तो आप देखो 1500 रुपये है, तो ए हमारा 1500 हो गया। ठीक है, और 150 हर दिन बढ़ते चले जाएंगे, तो हमारा जो है डी कितना हो गया, डी हो गया, और 150 नहीं सॉरी 105, तो 105 हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, और अब पहला क्वेश्चन हमें करना है, तो यहाँ पर 2445 रुपये से टोटल दिए, तो ये हमारा ए एन हो गया, मतलब लास्ट में, मतलब क्योंकि टोटल नहीं, मतलब पूरे मिला के नहीं हो सकते, मतलब उस किस दिन उसने इतने भरे हैं। देखो पहले दिन जैसे 1500 10 तारीख को, तो 11वें दिन कितना हो गया, इतना हो जाएगा 1605। अब अगर हम ऐसे जोड़ते रहेंगे, ठीक है, तो हमारा जो है वो क्वेश्चन बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और टाइम काफ़ी बीत जाएगा ना। तो अब हमें पता लगाना है कि इसने किस तारीख को इतने रुपए भरे होंगे। ठीक है, तो हमें इनके एन पता लगाना है। क्या पता लगाना, एन। तो अब आप बताइए ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन कितना दे रखा है, 2445। ए कितना दे रखा है आपका 1500, एन आपको पता नहीं, डी आपका कितना 105 है।
तो 2445, अब 1500 रुपये इसमें से घटा दीजिए। तो 2445 में से 1500 आप घटा दीजिए, आपका 945 आ जाएगा। ठीक है, और 105 मल्टीप्लाई वाला ये जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको काटो, किससे कटेगा, ये कटेगा 9 से, तो माइनस का 1 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 10 दिन 10 दिन जो है उसने जो है एक्स्ट्रा लगाया, क्योंकि हमने 1500 को भी लिया हुआ है। ठीक है, अब 1500 जैसे हमने A1 माना है, अब ध्यान सुनो, A1 माना है तो 1500 वाले दिन थोड़ी उसने फीस भरनी होगी एक्स्ट्रा। जैसे 10 तारीख है तो 10 तारीख के थोड़ी से एक्स्ट्रा दिन होंगे। तो अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो 19 तारीख को, मतलब 19वें जो दिन है, ठीक है, 19 फरवरी को फीस भरेगी। तो फरवरी की 19 तारीख आंसर आ जाएगा। फरवरी की कौन सी तारीख आ जाएगी, आप लिख दोगे, फरवरी की तारीख बराबर 19 को फीस भरेगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद इसने सेकंड पूछा है यहाँ पर कि 1 मार्च 2020 को फरवरी और मार्च दोनों महीनों में फीस भरती है, तो कुल उसे कितनी फीस भरनी पड़ेगी। तो 1 मार्च तक उसकी कितनी होगी। तो अब आपको 1 मार्च तक का पहले पता लगाना पड़ेगा। तो 1 मार्च तक कितने दिन हो गए, आप गिनो कितने दिन हो गए 1 मार्च तक। अब इस बार देखो, आपको पता लगाना कितनी फीस भरी। तो आप देखो, ये सेकंड पार्ट देखो, ए आपका कितना रहेगा, वो 1500। ठीक है, ए 1500 रहेगा, और आपका एन कितना हो जाएगा, क्योंकि अब आपको 1 माह तक दे दिया। तो आप गिनो, देखो 10 माह से तो हो गया। ठीक है, क्योंकि 11 तारीख को एक बार देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे 11 दिन तो एक हुई ना फीस, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, 24 हो गई, 14 दिन हो गए, 24, 25, 26, 27, 28, 29 फरवरी तक होता है। फिर 1 तारीख को भी तो फीस देनी पड़ेगी उसको एक्स्ट्रा, 1 तारीख की भी तो फीस लगेगी। हाँ है ना, क्योंकि देखो अगर वो 11 तारीख को दे रही तो 11 तारीख के 105 रुपये लग रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने दिन हो जाते हैं आपके, 14, और इस तरीके से हम गिनते हैं तो टोटल आपके 20 दिन हो जाते हैं। तो एन कितना आ गया आपको, 20 हो गया। ठीक है, अब आपका ए 1500 है, एन आपका 20 है। ठीक है, और आपका डी कितना चल रहा है, 105 चल रहा है। तो अब आपको पहले फरवरी का और फिर मार्च का आपको पता लगाना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि वो दो इकट्ठी फीस देनी, मार्च का तो कोई पेनल्टी लगेगी नहीं, 1500 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। तो आप पहले फरवरी का निकालो। तो फरवरी की कुल फीस लिखो यहाँ पर, फरवरी की कुल फीस, तो मतलब फरवरी की कुल फीस मतलब ए एन, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो 1500 तो आप दोगे, और जितने दिन आप लेट कर रहे हैं, आप 20 दिन लेट कर रहे हैं, तो एक कम हो जाता है। डी कितना दे रखा है आपको, 105। तो 1519 गुणा में 105, तो 1500 और 19 को 105 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो कितना आपका आ जाएगा, तो 19 पंजे 95, और 19 से कम 19, तो इनको जोड़ दो, 1500 1995 जोड़ दो, तो 3495। ये आपकी आ गई फरवरी की फीस। और मार्च की तो 1500 रहेगी, क्योंकि उसमें कोई पेनल्टी लगेगी नहीं। ठीक है, तो आपकी जो है, आप क्या लिख दोगे, फरवरी और मार्च की कुल मिला के, या 1 मार्च को दी जाने वाली कुल फीस, 1 मार्च को दी जाने वाली कुल फीस, टोटल फीस पेड ऑन 1 मार्च। तो कितने है कि 1500 मार्च के हो गए, फरवरी के पेनल्टी के साथ 3495 हो गए। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो 4995 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे इतने आ गए। क्लियर हो गया आपको, केस स्टडी में आ गई। ठीक है, नहीं तो वीडियो को दोबारा सुन लेना, थोड़ा पीछे करके सुन लेना। अब उसके बाद हमारा है 14 क्वेश्चन। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन देखिए, जो 14 क्वेश्चन है वो आपके 13 चैप्टर्स आया हुआ है। ठीक है, जो आपको मेंसुरेशन है ना, तो क्षेत्र मिति से। तो ये क्या कह रहा है कि सेल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की टंकी लगी हुई है, ये देख रहे हैं। तो इस टंकी में एक भूमिगत टंकी से भरे पानी के को पंप द्वारा पहुंचाकर भरा जाता है। देखो ये है, और यहाँ पर एक पंप लगा दिए, ये सारा पानी से पहुंचा देता है। पहले मतलब जमीन में स्टोर कर लेती है, तो ये पानी से भर जाता है। और एक भूमिगत टंकी का घनाभ के आकार की, ये क्यूबोर्ड शेप की, इसकी लेंथ पर हाइट दे देगी। देखो ध्यान नोटिस करो, ये सेंटीमीटर में है, बाकी सब मीटर में है ना।
तो ये कह रहे हैं कि टंकी की त्रिज्या इतनी है, ये टंकी है और ये सेंटीमीटर में है। तो कह रहे हैं कि किसी दिन टंकी में पानी भरते समय अचानक बिजली चली गई और टंकी सिर्फ 70 सेंटीमीटर तक भर पाई, ये 95 तक भर पाती है और सिर्फ 70 तक भर पाई। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो जमीन के अंदर जो टंकी है ना उसका पानी कितना बच गया। भाई देखो, ये जितना पानी भर देती तो उसके बचता पानी, लेकिन ये अब थोड़ा सा कम हो गया तो थोड़ा सा पूरी भी नहीं भरी, तो कितना पानी बचा। अब ठीक इस प्रकार से सोचो कि इसमें 100 चॉकलेट है, इसके अंदर जो है टोटल 50 चॉकलेट भर जाती है। ठीक है, तो कितनी चॉकलेट बचती है, इसमें 50 बच गई। लेकिन इसमें लाइट चली गई तो इसमें से 40 चॉकलेट भरी। ठीक है, और इसमें कितनी थी, 100, टोटल 100 थी ना, तो 100 में से 40 चली गई तो कितनी बची, 60। आप क्या कर रहे हो, आप इसके टोटल को इसके टोटल में से घटाई तो रहे हो। तो ठीक ऐसे ही इस क्वेश्चन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, वॉल्यूम बराबर, मतलब वॉल्यूम चीज जो होती है ना वो ट्रांसफर बराबर होती है। तो जितना वॉल्यूम इसमें चला गया इस पूरी टंकी में से, ये जो बनी हुई है जो ग्राउंड वाली है, इसमें जितना पानी चलेगा वो माइनस कर देंगे, उतना पानी इसमें बच जाएगा। जैसे 100 है, 100 में 40 चला गया, 60 बचा। तो इसी प्रकार से इसका जो वॉल्यूम है ना, इसके वॉल्यूम में से जितना इसका वॉल्यूम इसमें पानी भरा हुआ है, मतलब इससे जो गया है वो घटा देंगे तो बाकी बचा हुआ इसमें आ जाएगा। अब सुनो कैसे करना है। देखो पहला पार्ट, भूमिगत टंकी की शेष बचे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो अब सीधा इसको आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत डिटेल आपको बतानी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं तो नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ मेन मेन। जैसे मैं आप ये लिखेंगे, जो ये क्या है, भूमिगत टैंक है ना, भूमिगत टंकी, तो भूमिगत टंकी की लंबाई, भूमिगत टंकी की चौड़ाई, भूमिगत टंकी की ऊंचाई। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो एल बी एच, एल आपको कितना देगा, 1.57, ये देखो यहाँ लिखा है ना मीटर, और ये ब्रेथ कितना दे रखा है आपको, 1.44 मीटर, और ऊंचाई दे रखी है 95 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 95 को 100 से डिवाइड कर देंगे मीटर बदलने के लिए, 0 की जगह 5, 0 की जगह 9, 1 की जगह पॉइंट। ठीक है, ये मीटर में, सब मीटर में हो गए। अब उसके बाद जो हमें दूसरा दे रखी है, ये जो ये दे रखी है, तो इसका नाम क्या रखा गया यहाँ पर, बेलनाकार टंकी है ना। तो आप क्या लिखेंगे, बेलनाकार, ये लिख देता हूँ चलो, बेलनाकार टंकी की त्रिज्या। तो जो बेलनाकार टंकी है उसकी त्रिज्या कितनी है, आप बताइए कितनी त्रिज्या है इसकी। तो इसकी त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलो, तो 60 बटे में 100 चला गया, तो 0.6 आ गई, 0 कट गई, 0 की जगह 6, 1 की जगह पॉइंट लग जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर, अब देखो यहाँ 70 तक बोला था, पहले वो कितनी थी, 95 थी। हमें 95 को तो यूज ही नहीं करना, क्योंकि हमें टंकी का मतलब पानी की मात्रा पता लगानी, तो सीधा आंसर करेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, हमें लिखेंगे टंकी में शेष बचे पानी की मात्रा, कौन सी, भूमिगत टंकी में। इंग्लिश में अब यह लिख देना, द रिमेनिंग वाटर इन द सम्प। तो अब आप मुझे बताओ कैसे करोगे आप, जल्दी बताओ आप कैसे करेंगे इसे, क्या क्या करेंगे। आप क्या करेंगे, जो जमीन के अंदर का जो टैंक है उसका आयतन में से माइनस कर देंगे जो छत के ऊपर बड़ी टंकी है जिसमें जितना पानी भरा उतना। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे जो वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है, सीधा सोल्व कर देना आप एग्जाम में। मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप इस समय जो जमीन का जो टैंक है उसका आयतन लिखने पर आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जाती है, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये जो टैंक है इसमें कितना तक भरा था, कितने तक भरा था बच्चों, 70 तक भरा था। ठीक है, तो आपको पता है ना इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर कितना लिखेंगे आप, आर तो वही लिखेंगे, आर कभी बदलता नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला लिख देते हैं आर स्क्वायर, और एच 1 डाल देना, 1 क्यों डाल दें, क्योंकि हमें पूरी जो पूरी टंकी है ना उसका उसकी ऊंचाई 95 है, लेकिन जितना पानी से लिया है, जितना पानी से लिया है क्योंकि बिजली कट हो गई तो 70 लिया, इसलिए H1 डाल दिया। ठीक है, समझ में आ गई। अब L कितना दे रखा है आपको पता ना, कि जो टैंक होता है शेप में उसका आयतन का फॉर्मूला लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, इसलिए मैंने लिखा है। इसलिए L कितना है, 1.57, ये 1.44, H कितना है
0.95 माइनस पाई की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में तो बोला नहीं है कितनी लो, तो 22/7 ले लेते हैं। आर कितना है 0.6, 0.6 ठीक है। और H1 कितना है, हमें दे रखा है 0.7 ठीक है। क्योंकि देखो H1 70 सेंटीमीटर था, तो हमने क्या करा 70 को 100 से डिवाइड करा तो 0.7 मीटर आ गया ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और आंसर ले आओ ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। आपको काटना है तो आप काट के भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे ठीक है। मैं अब इसका तो आपको सीधा आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ ठीक है। जैसे मैं इसको काट दूँ, पहले 7 से कट के 0.1 बचा, तो इसको सॉल्व करके लिखना, इसको सॉल्व करके लिखना। तो जब इसमें से आप घटाएंगे तो 1.36 मीटर क्यूब आ जाएगा। मोबाइल से आप कर लेना, वैसे खुद करोगे तो ज़रा बेटर रहेगा। ये पहला पार्ट निकल गया हमारा ठीक है। अब उसने सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, कह रहा है एक बार में पूरी भरी हुई भूमिगत टंकी से बेलनाकार टंकी कितनी बार भरी जा सकती है। मतलब ये जो टैंक है ना, ये इसका जो पानी इसमें कितनी बार जा सकता है, एक बार, 2 बार, 3 बार, या आधा बार, या जा नहीं पाएगा पूरा, किस तरीके से। वैसे इतना बड़ा तो जाएगा ही जाएगा ठीक है, भर जाएगा। क्योंकि तभी यहाँ पे प्लस में भी तो आ रहा है, अगर ये माइनस में आ रहा होता तो इसका मतलब जो है ये छोटी होती, ये बड़ा होता ठीक है ना। समझे मेरी बात। तो ऐसे क्वेश्चन में जब पूछता है ना कि कितनी बार, तो आप उसको डिवाइड कर देंगे, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। तो सेकंड में आप क्या लिखेंगे, आपकी मर्जी है, आप पहले इसका आयतन फिर इसका आयतन लिख लें, इसका आयतन या इसका आयतन लिख लें ठीक है, आपको पता लग जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि ये बड़ा है, हम इसको ऊपर लिख लेते हैं ठीक है। भूमिगत टंकी की क्षमता आप कोई भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, बटे में छत की टंकी का आयतन ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैपेसिटी ऑफ, जो हमें यहाँ पे संप दे रखा है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपेसिटी ऑफ जो फ्लोर टैंक ठीक है। सुन रहे हैं, मैंने शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता दिया। अब बता फॉर्मूला का क्या लगेगा, भूमि की जो टंकी है उसकी क्षमता का क्या लगेगा, वही L इंटू बी इंटू एच, और इसमें क्या लगेगा πr² h ठीक है। अब आप देखो इसका L कितना होगा, इसका जो L है वही सेम तो रहेगा है ना। तो 1.57, 1.44, 0.95, और पाई की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम ठीक है, 22/7 ठीक है। और आर कितना लेंगे हम, वही 0.6 ठीक है। और एच, इस बार एच कितना लेंगे, क्योंकि अब हमें पूरी टंकी भरने तो 95 ले लेते हैं ठीक है, 0.95 ठीक है। समझे मेरी बात ठीक है। अब देखो ये ना 7 से कट नहीं रहा, 7 एकम 7 नहीं कट रहा, तो मैंने इस 22, क्योंकि देखो 157 का डबल होता है 314 है ना, आराम से कट जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या करा, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर हमें पता हो तो हम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। क्योंकि देखो 22/14 को डिवाइड करोगे तो 3.14 ही तो आएगा ठीक है। तो ये पूरा से सेम कट गया, ये इसका डबल होता है ठीक है, होता नहीं होता, मतलब ये डबल होता है, तो यहाँ नीचे 2 आएगा ठीक है। और 6×6 = 36, 36×2 = 72, और 72×144, मतलब इसको हम काटेंगे तो हमारा यहाँ पर 2 बच जाएगा ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसको 2 बार भर सकता है। कितनी बार भर सकता है, 2 बार। तो हम लिख देंगे अतः भूमिगत टंकी से बेलनाकार टंकी को 2 बार भरा जा सकता है ठीक है। आप क्या लिख दोगे, 2 times the centimeter tank can be filled by the completely filled sump ठीक है। बस इसमें से पूरा उतार देंगे, 2 बार भर सकते हैं। कितनी बार भर सकते हैं, 2 बार ठीक है। तो इस तरीके से देखो मैंने आपको केस स्टडी करा दिया, पूरा पेपर समझा दिया, और
आपको मैंने 3 पार्ट में वीडियो प्रोवाइड कर दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, उसको भी देखिएगा, बेनिफिट उठाइएगा। थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर स्टूडेंट्स।